वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं हूं कुमार और एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं, जहां मिलता है आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन एंड गाइडेंस, वो भी सही समय पे। दोस्तों, हमारा आज का वीडियो बिहार शिक्षक नियोजन से संबंधित है और हम कर रहे हैं कॉमन सिस्टम एनालिसिस। और इस कड़ी में यह हमारा तीसरा वीडियो है। अगर आपने पिछले दो वीडियोज़ को नहीं देखा है तो हो सकता है यह वीडियो भी आपको समझ में ना आए, तो इसीलिए आप पहले उन दो वीडियो को देखिए और साथ साथ मूल सिद्धांत जो है इसका उसे भी देखिए। तीनों वीडियो का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और साथ साथ एक और रिक्वेस्ट की, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिलते रहें। और अब हम चलिए अपने तीसरे भाग की शुरुआत करते हैं। पहले भाग में मैं आपको बता चुका हूँ कि बिहार शिक्षक नियोजन में डोमिसाइल ना होते हुए भी बिहार के 78% कैंडिडेट को जो है लाभ मिल सकता है और अधिकतम बाहरी कैंडिडेट को 22% का ही लाभ मिल सकता है। और दूसरी बात जो मैं आपको बता चुका हूं कि अभ्यर्थियों को लगता है कि कंपटीशन जो है वह सिर्फ दो पोस्ट के लिए है, एक है 6 to 8 और दूसरा है 1 to 5, जो कि वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता यह है कि कंपटीशन 4 पोस्ट के लिए है। पहला है +2, दूसरा है सेकेंडरी और तीसरा है 6 to 8 और चौथा है 1 to 5। और इन सभी में कॉमन अभ्यर्थी भरे हुए हैं, यानी कि एक अभ्यर्थी ने कहीं पे 2 जगह, कहीं पे 3 जगह और कहीं पे 4 जगह भी अप्लाई किए हुए हैं। तो कहने का मतलब यह था कि कॉमन अभ्यर्थियों की बहुत अधिक संख्या है, जो कि हमारे सिद्धांत का जो है दूसरा मान्यता भी है। कॉमन अभ्यर्थियों की संख्या बहुत अधिक है। यह सब मैं पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। अब हम आगे की बात कर लेते हैं। तो आगे की बात में जो है हम देखते हैं कि हमारी दूसरी समस्या क्या है। बाहरी अभ्यर्थियों की समस्या हम सुलझा चुके हैं। हमारी दूसरी समस्या है डीएलएड की प्राथमिकता, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी डीएलएड की प्राथमिकता वाले लेटर पे सिर्फ रोक लगा है, लेकिन अभी जो है यह नहीं कहा जा सकता है कि प्राथमिकता खत्म हो गया है, क्योंकि अभी तक विभाग ने इस पे अपना कुछ भी स्पष्ट रुख जारी नहीं किया है। तो फिलहाल हम यही मान के चल रहे हैं कि डीएलएड की प्राथमिकता जो है फिलहाल बनी हुई है। तो देख लेते हैं बिहार में डीएलएड कैंडिडेटों की संख्या कितनी है। तो पिछले मूल सिद्धांत में जब मैंने आप लोगों को डीएलएड की संख्या बताई थी, तो आप लोगों का कुछ लोगों का कमेंट आया था जिसमें कहा गया था कि मैंने बीटेट 2000 की बढ़ी वैधता का चर्चा नहीं किया था, यानी बीटेट 2011 वालों का जो वैधता बढ़ गया था उसका चर्चा नहीं किया था। तो उसको सम्मिलित करते हुए आज के इस वीडियो में हम आगे बढ़ रहे हैं और इसका जवाब भी मैं आपको दे रहा हूं कि बीटेट 2011 के अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है। तो बीटेट 2011 डीएलएड कैंडिडेटों की संख्या जो है वह है 3000। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 2011 3000 बीटेट क्वालिफाइड है। हो सकता है आपको मेरी बातों पे यकीन ना हो रहा हो, तो इसके लिए एक वीडियो क्लिप है। चलिए आपको वह वीडियो क्लिप दिखा देता हूँ। दोस्तों, हम अपने मोबाइल स्क्रीन पर आ चुके हैं और यह अखबार की कटिंग उस समय की है जब टीटी सर्टिफिकेट की वैधता अवधि बढ़ने वाली थी। पटना की यह रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं। लेकिन हमें यह पूरी कटिंग नहीं पढ़नी है, हमें जो पढ़ना है वो अभी मैं दिखाता हूँ कहाँ से पढ़ना है। यह अखबार की कटिंग जो है काफ़ी पुरानी है, बड़ी मुश्किल से मैंने ढूंढ के निकाला है, इसलिए थोड़ा सा क्लियर भी नहीं है, लेकिन आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। हमारे लिए यहाँ से जानना महत्वपूर्ण है। जो हमें जानना है, राज्य में प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली के लिए पहली बार शिक्षक पात्रता परीक्षा दिसंबर 2011 में हुई। इसका रिजल्ट 14 मई 2012 को आया। टीटी पेपर 1 में तकरीबन 46,000 एवं टीटी पेपर 2 में तकरीबन 87,000 अभ्यर्थी पास हुए। तब पहली से 5वीं कक्षा के शिक्षकों की बहाली नियोजन के लिए तकरीबन 87,000 एवं 6ठी से 8वीं कक्षा के शिक्षकों की बहाली के लिए तकरीबन 45,000 पद थे। खैर, कई चरण की बहाली के बाद भी टीईटी पास तकरीबन 30,000 अभ्यर्थियों को शिक्षक बनने का इंतज़ार रह गया, जिसमें से 90% ऐसे अभ्यर्थी हैं जो टीईटी पेपर 2 पास है। यानी 90% अभ्यर्थी जो है वो टीईटी पेपर 2 पास है। तो अर्थात 10% जो है वह पेपर 1 पास है। यानी 30,000 का जो 10% होता है वो होता है 3,000। ठीक है दोस्तों, यहाँ आप देख पा रहे होंगे टोटल 30,000 है, जिसमें से 10% जो है वह पेपर 1 पास है।
उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अब आगे चलते हैं वीडियो में। तो दोस्तों, देखा आपने कि विभिन्न चरणों यानी कि 5 चरणों में नियोजन के बाद लगभग 30,000 2011 के बीटेट कैंडिडेट बच गए थे, जिसमें से पेपर 2 वाले 90% थे और पेपर 1 वाले जो 10% बचे थे। तो यानी 30,000 का 10% 3,000, यानी 2011 के डीएलएड कैंडिडेटों की संख्या जो है वह 3,000 है और 2017 वालों की संख्या तो आप जानते ही हैं 8,000 के आसपास है। NIOS डीएलएड कैंडिडेटों की संख्या जो 2,000 बताई जा रही है और सीटेट जो हमने माना था वह 5,000 मान लिया था। तो कुल मिला के अगर आप इन सबको जोड़ें तो टोटल हो जाता है 18,000। लेकिन एक बात यहाँ पर गौर करने वाली है, इसमें भी कॉमन अभ्यर्थियों की संख्या बहुत अधिक है, क्योंकि हम जो सिस्टम एनालिसिस कर रहे हैं वह है कॉमन सिस्टम एनालिसिस। तो मूल सिद्धांत को तो हमें फोकस करना ही पड़ेगा। इसमें भी जो है कॉमन अभ्यर्थियों की संख्या बहुत अधिक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाता हूँ, जिन अभ्यर्थियों ने 2011 में बीटेट पास किया होगा उनको पता था जब 2017 का एग्जाम होने वाला था तो कि उनके सर्टिफिकेट की वैधता समाप्त होने वाली है। तो निश्चित ही बात है कि 2017 में यही 3,000 कैंडिडेट भी अपेयर हुए होंगे और जो अपेयर हुए होंगे ये 3,000 कैंडिडेट तो पास भी हुए होंगे। कारण क्योंकि 2011 में जब टेट का एग्जाम होता था तो उस समय सिर्फ 1.5 घंटे दिए जाते थे 150 क्वेश्चन करने के लिए, जबकि 2017 में 150 क्वेश्चन के लिए 2.5 घंटे दिए जाते हैं। तो जो अभ्यर्थी टेट के क्वेश्चन को 1.5 घंटे में क्वालिफाई कर सकता है तो वह अभ्यर्थी 2.5 घंटे में क्यों नहीं क्वालिफाई कर सकता है। तो निश्चित ही यह 3,000 क्वालिफाई करके इसमें भी क्वालिफाई किए होंगे। तो कुल मिलाकर कॉमन अभ्यर्थी है बहुत ज़्यादा। और जो लोग बीटेट पास होंगे, ऐसा तो नहीं है वो सीटेट का एग्जाम नहीं देते होंगे, वही लोग सीटेट का भी एग्जाम देते होंगे। तो इनमें से काफ़ी अभ्यर्थी जो है वो सीटेट भी पास होंगे। वहीं जो NIOS के डीएलएड कैंडिडेट है वह जो है सीटेट पास है, तो यानी कि यह भी सीटेट ही पास है, यानी कहीं ना कहीं इसमें भी मिक्स होंगे ये भी। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि जो कैंडिडेट यहाँ पर है यह यहाँ भी हो सकते हैं और यहाँ भी हो सकते हैं। सेम क्या स्थिति यहाँ पे भी है, जो सीटेट में होंगे वही बीटेट में भी हो सकते हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि इन चारों में से अभ्यर्थी जो है अधिकतर आपको 3 जगह कॉमन मिल जाएंगे, नहीं तो 2 जगह तो हर व्यक्ति आपको कॉमन मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन हम फिर भी कॉमन को नहीं मानते हैं, सीधा मान लेते हैं कि 18,000 है तो 18,000 है, लेकिन यह वास्तव में 18,000 है नहीं। मुश्किल से जो है इनकी संख्या 12-13,000 के आसपास होंगे अगर हम कॉमन निकाले तो। पिछले वीडियो में भी मैंने 15,000 माना था क्योंकि मैंने इस 3,000 को शामिल नहीं किया था, लेकिन अब हम मान लेते हैं कि चलिए मैक्सिमम 18,000 होंगे। कॉमन को अभी हम नहीं मान रहे हैं, लेकिन हमने एक दृष्टिकोण में देख लिया कि कॉमन कितने ज़्यादा हो सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि बाहरी कैंडिडेट और डीएलएड कैंडिडेट को जो हम अगर सीट दे देते हैं तो कितनी सीट जो है बीएड अभ्यर्थियों के लिए बच जाएगी। तो सबसे पहले जो है हम बाहरी अभ्यर्थियों के सीटों को अलग कर लेते हैं। तो आप जानते हैं 22% सीट जो है अधिकतम बाहरी अभ्यर्थियों को मिल सकता है। तो मैंने किया कुछ नहीं है, आप जानते हैं कि प्रारंभिक शिक्षक नियोजन में 94,000 के आसपास सीटें बताई जा रही है, जिसमें 65,000 जो है 1 to 5 के लिए बताई जा रही है। और जब 94 में से 65,000 निकाल देंगे तो 6 to 8 के लिए बचता है 29,000। तो इस 29,000 का मैंने 22% निकाला है और 22% निकालने के बाद आया है 6,380। तो बाहरी कैंडिडेट के लिए मैंने घटा दिया 6,380 पेपर 2 यानी 6 to 8 के लिए। तो संख्या बचती है 22,620, यानी इस 22,620 पे सिर्फ बिहार के बीएड अभ्यर्थियों को ही लाभ मिलेगा या फिर बिहार के ही डीएलएड अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा, यानी इस सीटों पे बाहरी अभ्यर्थी नहीं आ सकते हैं। अब देख लेते हैं हम 1 to 5, जिसमें डीएलएड की समस्या मुख्य रूप से बनी हुई है। अब 65,000 यहाँ पे संख्या है, इसका भी मैंने जो है 22% निकाला तो आता है 14,300। 65,000 में से अगर मैं 14,300 को घटा देता हूं तो बचता है 50,700 और 50,700 में से डीएलएड की संख्या को घटा दिया जाए, जो कि हमने कैलकुलेट करके देखा 18,000 है, तो उसे घटाने के बाद बचता है 32,700। अर्थात हम बाहरी कैंडिडेट को भी सीट दे दें और डीएलएड कैंडिडेट जो बिहार के हैं उन्हें भी सीट दे देते हैं, उसके बाद भी 32,700 सीटें बचती हैं। तो सीधी बात है, इस पर
कौन आएगा इन सीटों पे? इन सीटों पे जो है बीएड के कैंडिडेट ही आएंगे और सिर्फ बिहार के बीएड के कैंडिडेट आएंगे, क्योंकि हम बाहरी को सीट दे चुके हैं, डीएलएड कैंडिडेट को सीट दे चुके हैं। तो सीटों की संख्या फिर भी जो है 32,700 बच जाती है। अब हम टोटल सीटें देख लेते हैं। आप जानते हैं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के सीटों को मिला करके जो है टोटल 30,020 सीट है, और जो है 6 to 8 में 22,620 बच गए हैं, और 1 to 5 में जो बच गए हैं बाहरी और डीएलएड को देने के बाद 32,700। और इन सीटों पे यानी इन 30,020 सीटों पे बाहरी अभ्यर्थी फाइट नहीं कर सकते, क्योंकि आप जानते हैं एसटीटी वाले इस नियोजन प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं और एसटीटी में बाहरी कैंडिडेट जो है वह शामिल नहीं हो सकते। तो इस 30,020 पे सिर्फ बिहार के कैंडिडेट ही अप्लाई किए हुए हैं। तो 30,020 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की सीटें, वहीं 22,620 जो है 6 to 8 के लिए बचते हैं बिहार के बीएड या डीएलएड यानी बिहार के अभ्यर्थियों के लिए। वहीं 32,700 जो है यह बचते हैं 1 to 5 में बीएड कैंडिडेटों के लिए। अगर इन सबको हम जोड़ दें तो आ जाता है 85,340। तो कुल मिलाकर जो है ओवरऑल रिजल्ट वही है जो कि हमारे मूल सिद्धांत में था कि 85,000 के आसपास सीट बच रही थी बीएड कैंडिडेट के लिए। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा और इंक्रीज हो गया है, क्योंकि यहाँ पे मैंने राउंड फिगर नहीं किया है, मूल सिद्धांत में मैंने राउंड फिगर ज़्यादा किया था। तो कुल मिलाकर बिहार के बीएड कैंडिडेट के लिए 85,340 सीटें बचती है, होम स्टेट ओनली, सिर्फ होम स्टेट वालों के लिए। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मैं आपको यह गारंटी नहीं दूंगा कि आपकी जॉब पक्की है। कारण मैं आपको बताता हूं।